नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय के ऊपर बात करेंगे, जो है भस्त्रिका प्राणायाम। पहली बात तो दोस्तों, भस्त्रिका क्लासिकली कोई प्राणायाम नहीं है, ये एक क्रिया है। हठयोग प्रदीपिका में इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ पे षट क्रिया में जिसमें हम अपने शरीर की शुद्धिकरण करते हैं, उसमें भस्त्रिका का उल्लेख है। हाँ, ये जितना ज़्यादा चर्चित है उतना ही ज़्यादा मेल प्रैक्टिस्ड क्रिया है। मतलब इसका प्रैक्टिस गलत तरीके से बहुत जगह हो रहा है। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है और काफ़ी सारे योग गुरु की भी गलती नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ। होता क्या है दोस्तों, ये जो एक्चुअल स्क्रिप्चर्स है जिससे हम इनका ज्ञान मिलता है, वो सारे स्क्रिप्चर्स संस्कृत में लिखी हुई है। और आज के टाइम पे, आधुनिक समय पे, जितने भी योगा टीचर इसको पढ़ रहे हैं, वो या तो इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं या तो इसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहे हैं। जहाँ पे हम किसी चीज़ के अनुवाद से सीखते हैं तो इसका भावार्थ कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सृष्टि कर सकता है। वही भस्त्रिका के बारे में भी होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, भस्त्रिका शब्द का मतलब है धोखनी। जैसे आपने देखा होगा, लोहार अपने लोहा को गर्म करने के लिए कोयले पे एक धोखनी से हवा डालता है। वो एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें हवा भरी जाती है और एकाएक सारे हवा एक डायरेक्शन में फेंकी जाती है, जाके कोयला उसमें गर्म हो। भस्त्रिका क्रिया का नाम भस्त्रिका इसीलिए रखा गया है, हम अपने फेफड़ों को, लंग्स को धोखनी के तरह इस्तेमाल करके हवा भरेंगे और हवा को बाहर छोड़ेंगे, ताकि शरीर के अंदर भी उसी तरह का ऊष्मा उत्पन्न हो, हीट जनरेट करने के लिए। और इसीलिए एक बहुत अच्छा क्रिया माना गया है दोस्तों। अब इसमें कन्फ्यूजन वाली बात जो मैं बोला था, कहाँ पे आ रही है? हठ योग प्रदीपिका में लिखा गया है कि भस्त्रिका डायाफ्रामिक मूवमेंट के साथ करना चाहिए। अब डायाफ्रामिक मूवमेंट मतलब अंग्रेजी में तो नहीं लिखा है, मध्यच्छदा के बारे में लिखा गया है। डायाफ्रामिक मूवमेंट का मीनिंग जो है ना, वो बहुत जगह ये ठीक से डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने लंग्स वाले एरिया पे, फेफड़ों के और रिब केज के एनाटॉमी में नज़र डालते हैं, जब तक हम डायाफ्राम को मूवमेंट करेंगे नहीं, तब तक हम श्वास ले ही नहीं पाएंगे। तो डायाफ्रामिक मूवमेंट का मतलब एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि भस्त्रिका प्राणायाम में हमें जो अपने फेफड़ों को मैक्सिमम फुलाने में, मैक्सिमम हवा फेफड़ों में भरने की कोशिश करना चाहिए, ना कि वो हवा हमारे पेट तक आना चाहिए। दोस्तों, डायाफ्राम कहाँ पे होता है? यहाँ पे हमारे फेफड़े हैं और इस जगह पे हमारा मध्यच्छदा यानी डायाफ्राम है। तो जब हम फेफड़ों को फुलाएंगे, जब हम पूरा श्वास भरेंगे, तो ये डायाफ्रामिक मूवमेंट ही है। अगर आपका डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव नहीं करता है तो आप पे लंग्स में पूरी हवा नहीं भर पाओगे। यहाँ पे डायाफ्रामिक मूवमेंट का ये मतलब होता है कि केवल अपने अपर लंग्स में इतना आधी हवा ना भरी जाए, पूरे लंग्स को भरा जाए नीचे तक। जो आपका चेस्ट का मिडिल वाला पोर्शन है, मिड थोरैसिक एरिया, यहाँ तक आप श्वास भरे तो अपने आप आपका डायाफ्राम भी नीचे आएगा और आपका लंग्स का मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा। इस चीज़ को बोला गया है डायाफ्रामिक मूवमेंट। डायाफ्रामिक मूवमेंट का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि श्वास को पेट तक भरना है। तो ये गलती ना करें, इस तरह से किसी को समझाए भी ना। जो योगा इंस्ट्रक्टर से, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। अब एक बात, ताकि शरीर के सारे अंग जो है हमारे इसी कैविटी के अंदर है, अगर आपका डायाफ्राम नीचे मूव होता है, आप मैक्सिमम कैपेसिटी तक श्वास भरते हो, तो नेचुरल है कि आपके पेट में भी थोड़ा प्रेशर आएगा और पेट का स्लाइटली एक्सपेंशन भी होगा। ये समझने वाली बात है। जैसे कपालभाति जैसे क्रिया में हम क्या करते हैं, इंटेंशनली पेट को फुलाते हैं, पेट में हवा भरते और पेट को स्क्वीज करके हवा को बाहर निकालते हैं। लेकिन भस्त्रिका में ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू इंटेंशनल एब्डोमिनल मूवमेंट। जब आप मैक्सिमम कैपेसिटी तक रिब केज को फुलाओगे तो थोड़ा बहुत पेट में भी इसका वाइब्रेशन नज़र आएगा, उतना ही। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आते हैं प्रैक्टिस करना कैसे है। भस्त्रिका क्रिया का मूल मंत्र है दोस्तों, एक्टिव इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन। मतलब आपको श्वास भरने में जितना ज़ोर लगाना है, उतना ही ज़ोर लगा के आपको श्वास को छोड़ना भी है। भस्त्रिका के दौरान बहुत जगह ये भी देखा जाता है कि हाइपर वेंटिलेशन के लिए शोल्डर्स को इस तरह से उठाया जाता है। ये भी प्रैक्टिस गलत है। आपके शोल्डर भी अपने आप थोड़ा सा रेज होगा जब आप मैक्सिमम एक्सपेंशन तक श्वास भरोगे, बट इट इज़ नॉट इंटेंशनल मूवमेंट। इंटेंशनली मूव नहीं करोगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना कैसे है? आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो। जो लोग आसन में नहीं बैठ सकते, पाल्टी लगा के नहीं बैठ सकते, वो लोग कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। पैरों को नीचे हैंग करके, लटका के रख के, किसी भी सोफा या बेड में रख के भी कर सकते हैं।
परंतु आपका स्पाइन जो है वो सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा होना चाहिए और स्पाइन में एक ऊपर की तरफ खिंचाव होना चाहिए, ताकि आपका रिब केज के मूवमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना आए। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा पे रखिए। अब बिल्कुल धीरे से पूरा श्वास भरेंगे, एक बार मेरे साथ कीजिए सभी। देखिए अब जब मैं मैक्सिमम एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो अपने आप शोल्डर में थोड़ा सा रेज आएगा, शोल्डर थोड़ा सा लिफ्ट होगा और फिर पूरा श्वास को बाहर छोड़े। तो इसमें भी पेट का थोड़ा सा मूवमेंट विजिबल है, परंतु एक्सपेंशन मेरे तरफ से आप जब कर रहे हो अपना एफर्ट पूरा आपको थोरैसिक एरिया में लगाना है। इस बेसिक डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको किस गति से किया जाए, 3 गति इसके लिए बताया गया है, मृदु गति, मध्यम गति और तीव्र गति। क्या है मृदु गति का मतलब है कि आप 1 सेकंड में श्वास भरोगे और 1 सेकंड में श्वास छोड़ोगे, इस तरह से। तो मतलब 1 मिनट में आपका 30 बार श्वास प्रश्वास चलेगा। तो ये हो गया मृदु गति। बिल्कुल जो बिगिनर्स है वो पहले 1-2 हफ्ता मृदु गति में प्रैक्टिस करेंगे, जो उम्र दराज लोग हैं वो भी मृदु गति में प्रैक्टिस करेंगे, और जिनको कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम है या तो हार्निया है, पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में कोई भी प्रॉब्लम है, वो लोग भी धीरे मृदु गति का ही अभ्यास करेंगे और 30 से 50 बार करके रुक जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जब आपका अभ्यास कुछ दिनों पे और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप इसको मध्यम गति में लेके आ सकते हो, मतलब आप 1 ही सेकंड में श्वास लोगे और छोड़ोगे, इस तरह से। ठीक है। अब जो बिल्कुल नवयुवक है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है या तो काफ़ी दिनों से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो, क्रिया का अभ्यास कर रहे हो, वो लोग इसको तीव्र गति में लेके जा सकते हैं। तीव्र गति क्या होता है, 1 मिनट में 120 बार, मतलब आधी सेकंड में। आप देखिए एक बार, जब भी आप तीव्र गति में आते हो ऑटोमेटिक आपके शोल्डर्स में थोड़ा सा शेक नज़र आने लगता है, नेचुरल प्रोसेस है। आपके पेट का मूवमेंट भी थोड़ा ज़्यादा विजिबल होने लगता है, ये भी नेचुरल प्रोसेस है। अब थोड़ा सा अभ्यास के स्तर को और आगे बढ़ाते हैं। जो तीव्र गति में अभ्यास करते नवयुवक है, अपने शरीर के अंदर की आग को, ऊष्मा को बढ़ाने के लिए वो इसी अभ्यास में साथ में हाथों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने हाथों को 45 डिग्री एंगल पे इस तरह से आगे उठाना है और इस तरह से पीछे खींचना है। जब हाथों को आगे बढ़ाएंगे 45 डिग्री में, तब आप श्वास भरोगे, पर अब लंबा श्वास भरोगे और इस तरह खींचते हुए श्वास छोड़ोगे। ये अभ्यास केवल आपको तीव्र गति में ही करना है। एक बार देखिए और 50 से 60 बार करके रुक जाएंगे। मेरे साथ एक बार कीजिए सभी। इस अभ्यास का फ़ायदा क्या है दोस्तों, इस अभ्यास से आपको जो रिब केज का मूवमेंट है, एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट, उसका थोड़ा सा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज़ कई बार होता है कि चेस्ट को एक्सपेंशन में बता रहा हूँ, वो आपका हो ही नहीं रहा, आप केवल शोल्डर को उठा रहे हो। तो ऐसे अभ्यास करने से आपको चेस्ट का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों का एक आइडिया लगेगा। आप अगर आपके मुँह और नाक को खुला छोड़ के, गले को खुला छोड़ के, खाली हाथों को भी ना ऐसे ऐसे करते हो, जब आप हाथों को आगे करते हो, देखना ऑटोमेटिक अपने आप श्वास आपके अंदर आता है, फेफड़ों में आता है, और हाथों को पीछे करते ही फेफड़ों से सांस बाहर आती है। तो इसी को और इंटेंसिफाई करने के लिए हम वस्त्रिका के साथ इस आर्म्स मूवमेंट को साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब आते हैं अभ्यास के थोड़ा सा और आगे का स्तर। याद रखिए, कार्डियक पेशेंट और हार्निया पेशेंट एडवांस लेवल पे नहीं करेंगे, बिल्कुल मृदु गति में करते रहिए, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, जो लोग तीव्र गति में अभ्यास कर चुके हैं वो आगे जाके इसमें कुंभक लगाने की कोशिश करें। तो मैं मृदु गति वालों के लिए भी एक अलग कुंभक बताऊंगा। क्या कुंभक लगाएंगे, अंतर कुंभक। जैसे आपने 10-15 बार प्रैक्टिस किया, अगर कुंभक लगाना है तो 50 बार तक नहीं लेके जाना है, 10 से 20 बार तक करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, श्वास को अंदर भरोगे, एक लंबा श्वास भर के रिब केज का मैक्सिमम एक्सपेंशन करोगे, जालंधर बंद लगाओगे, फिर मूल बंद लगा, आपके एनस के पास जितने भी मसल्स है उसको ऊपर के तरफ ऐसे टाइट होल्ड करोगे, कॉन्ट्रैक्शन करोगे, दैट इज कॉल्ड मूल बंधा। तो एक बार मेरे साथ करके देखिए, तीव्र गति में करेंगे 10 बार। पहले
एक लंबा श्वास भरे, ज़बरदस्ती श्वास को ना रोके, जितना देर आपका अभ्यास है उस हिसाब से अंतर कुंभक कीजिए। और जब अंदर कुंभक छोड़ते हो, नाक से श्वास छोड़ोगे, पहले जालंधर बंद को खोलोगे, फिर मूल बंद को खोलोगे, फिर श्वास को बाहर छोड़ोगे। जब बंद लगाओगे, अगेन पहले जालंधर बंद लगाओगे, फिर मूल बंद को लगाओगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। अब आते हैं जो लोग मृदु गति में कर रहे हैं या तो मध्यम गति में कर रहे हैं, वो अभ्यास के बाद कौन सा कुंभक लगाए। उसे बोला गया है केवल कुंभक। केवल कुंभक का मतलब है आपको कोई एफर्ट लगाना ही नहीं है। जैसे आपने 10-15 बार कर लिया है तो क्या करना है, आपको अपने विंड पाइप को बिल्कुल खुला छोड़ देना है, नाक को खुला छोड़ देना है और खुद से कोई प्रयास ही नहीं करना है दोबारा श्वास भरने की या तो श्वास छोड़ने की। अपने आप कुछ हवा आपके अंदर जाएगी और एक बैलेंस स्टेट ऑफ ब्रेथ तैयार होगा। इनसाइड ऑफ योर बॉडी एंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी एक साम्यता तैयार होगा जो आप फील कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही एन्जॉयबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसमें आपका माइंड भी शांत होगा। एक बार मेरे साथ उसको करके देखते हैं। 10 बार हम करेंगे मृदु गति में। Stop. Now just become effortless. No inhalation, no exhalation. Keep your windpipe open. In fact, आपको श्वास लेने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी थोड़ी देर। आपके शरीर में इतनी मात्रा में ऑक्सीजन भर चुका है अभी, ऊपर से आपके लंग्स और डायाफ्राम को भी थोड़ा थकान है, तो इसलिए कुछ देर तक आप बिल्कुल शून्य का अनुभव लेते हुए आराम से बिना श्वास लिए बैठ सकते हो। पतंजलि योग सूत्र में इसी को बोला गया है स्तंभ वृत्ति, क्योंकि आपका श्वास जो है एक स्तंभ के जैसा, एक पिलर के जैसा रुका हुआ रहता है। यह था वस्त्रिका क्रिया के बारे में कुछ जानकारी। आप इसी हिसाब से अभ्यास कीजिए और आपको कुछ भी और पूछना है इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है इससे आपके परिवार परिवारजनों को फ़ायदा हो सकता है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। कुसुम योगा में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।